Hello students, hope you all will be fine. In this video, we are going to start our first chapter of physics of plus one. The name of the chapter is physical world. I told you earlier कि इस चैप्टर में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि साइंस क्या है, फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स क्या है, इसके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, इसका सोसाइटी के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स क्या हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक बार हम फिजिक्स के बेसिक को समझ लें, उसके बाद चैप्टर के अंदर जो इंटरेस्ट आता है वो बड़ा कमाल का होता है। सो बिफोर गोइंग ऑन टू फिजिक्स, लेट्स टॉक व्हाट इज साइंस। आप पढ़ते आ रहे हो कितने सालों से, साइंस दरअसल है क्या? साइंस एक तरह की सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर मेथड होता है कि उसको कैसे पढ़ना है, देन उसमें जो डाटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, यू ऑर्गेनाइज देम इन अ पर्टिकुलर फैशन, और उसके बाद आप उसकी इजी डिस्क्रिप्शन के लिए मैथमेटिक्स को यूज करके उनके फॉर्मूलाज देते हो। As an example being Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied. इसका mathematical formulation क्या है? F is equal to ma, which is the derived form of second law. तो F is equal to ma कह दो, चाहे पूरे का पूरा law कह दो, one and the same thing, right? अब ये knowledge हमारे पास आती कहाँ से है? दो steps हैं इसमें major। आप पैदल जा रहे हो कहीं भी, आपने अपनी आंखों से कोई ऑब्जर्वेशन देखी, लेट्स से आपने एक रेनबो देखा स्काई में आफ्टर द रेन, तो वो आपकी क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन। नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम इनटू योर माइंड इज सर्टेनली व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्यों बना वो रेनबो, क्या फिनोमेना है, इसको कैसे समझा जा सकता है? उसको समझने के लिए फिर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, राइट? उन एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन से हम उस इवेंट को, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो साइंस के अंदर जो भी हमारे पास नॉलेज आती है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आती है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज ट्रू। अभी साइंस को इजीली पढ़ने के लिए हमने दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। द फर्स्ट कैटेगरी इज बायोलॉजिकल साइंस एंड द सेकेंड कैटेगरी इज फिजिकल साइंस। द टर्म बायो मीन्स लिविंग। इसका मतलब बायोलॉजी साइंसेस के अंदर हम किन चीजों की स्टडी करते हैं? लिविंग चीजों की। लिविंग चीजों के अंदर कौन कौन सी साइंसेस आ जाती हैं? सबसे पहली ब्रांच जो यहाँ पे हमें दिख रही है दैट इज बॉटनी। दिस पार्ट डील्स विद प्लांट्स एंड देयर स्टडी। जूलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में आगे एक सब ब्रांच है दैट इज ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी में हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव एज एन एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। नो, दिस ह्यूमन एवोल्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू दैट जूलॉजी। दिस ह्यूमन एवोल्यूशन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ फ्रॉम द अर्ली मैन टू सिविलाइज्ड मैन, तो बीच की ये जो इतनी लंबी जर्नी है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कौन कौन से सोशल और कल्चरल चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक साइंस, जिसमें हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यस, दैट यू सी इन द सीरियल सीआईडी। उसमें हम जो कोई भी क्राइम हो जाता है, उस क्राइम स्पॉट पे जो जो भी हमें सबूत मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके डीएनएस को स्टडी करना, मैच करना फिंगरप्रिंट्स को, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फोरेंसिक साइंस के अंदर आती हैं। दिस इज वन ऑफ द फेमस ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस। इसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी में इसका एक कोर्स अवेलेबल है जिसको करने के बाद यू हैव गुड करियर ऑप्शंस। उसके बाद फिजिकल साइंसेस आ जाती हैं। फिजिकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास जो आगे कैटेगरीज हैं, वन ऑफ देम इज फिजिक्स व्हिच इज आवर सब्जेक्ट, देन केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैनी मोर। अब क्या क्या पढ़ते हैं इनके अंदर दैट यू कैन सी क्विकली। फिजिक्स के अंदर हम नेचर के लॉज पढ़ते हैं और वो नेचर के लॉज जो नेचुरल फिनोमेनास हैं उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं। नेचुरल फिनोमेनास
नेचर में होने वाली घटनाएं, जैसे कि रेनबो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? अर्ली राइज, डिले सनसेट, रेडिश कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना फिजिक्स को स्टडी करना है। केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ की जो साइंस है, कैसे फॉर्म हुई अर्थ, किस टाइप की रॉक्स हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी जो बनावट है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी के अंदर लैंड के फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे कहीं पे लैंड प्लेन है, कहीं पे इवॉल्व आउट है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, कहीं पे हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है। तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। सो देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, राइट। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेस के अंदर सब कुछ आ जाता है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, मून्स, ठीक है, इन सब की स्टडी करते हैं। ओके, अब साइंस पढ़नी क्यों चाहिए? क्या बेनिफिट्स हैं इसके? क्या साइंस ने हमें कुछ दिया? यस, द वर्ल्ड दैट वी सी अराउंड अस, द फैसिलिटीज, जितने भी अप्लायंसेस हम अपने अराउंड देख रहे हैं, जितनी भी सुविधाओं को हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो सारी किसकी देन है? किसके आविष्कार हैं? किसके इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हैं? साइंस के। कुछ मेजर गिफ्ट्स हैं हमारे पास साइंस के, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन्स, व्हीकल्स, जिसमें आपके साइकिल से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ आ जाता है। इंटरनेट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये सब किसकी देन है? साइंस की ही देन है, ठीक है। आज ये जितनी भी चीजें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, राइट। इसके अलावा और साइंस पढ़ने के क्या फायदे हैं? मैंने कहा ना कि जो साइंस है हमारे पास वो दो तरीकों से आती है। पहले हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उनके लिए कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है? बहुत ऑब्जर्वेशन है आपकी डेली लाइफ में, जैसे ये दिन और रात का होना, ये मौसम का बदलना, ये टाइड्स, ये वॉल्केनोज, ये ब्लू कलर ऑफ स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबोज, ये सब जो चीजें हैं ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इन सब की एक्सप्लेनेशन कौन देता है? इन सब के आंसर्स किसके पास हैं? ओनली एंड ओनली साइंस के पास है। दैट इज द थिंग टू बी हैप्पी अबाउट। In terms of a famous professor, Walter Lowen, science students always have the privilege to see the beauty of nature in more depth than a common man. So you must be happy. तो ये सब चीजें हमारे पास आती कैसे हैं? Do we follow some methods? साइंटिस्ट लेके आते हैं ये हमारे पास सारी नॉलेज। अब साइंटिस्ट कोई खास मेथड फॉलो करते हैं जो हम नहीं कर पाते आम लाइफ में। यस, देयर इज अ स्पेशल मेथड, वी कॉल इट साइंटिफिक मेथड। अब जब भी कुछ ऑब्जर्व करो, चाहे वो पहले से किसी ने ढूंढ लिया है, चाहे किसी ने नहीं ढूंढा, अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज करके उसमें इफ, बट, व्हाई, हाउ, ये सब चीजें क्वेश्चन करते हो, यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड हमारे पास बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जिसको कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट, साइंस स्टूडेंट्स, आप भी यूज करोगे, ठीक है, किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं? हमने यहां पे कहा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। तो साइंटिफिक मेथड के फ्लो में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जर्वेशन, राइट। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप चलो, जब भी आप मूव करो, जब भी आप कोई भी काम करो, आपके सेंसेस प्रॉपरली वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि आप चीजों को क्या कर सको? ऑब्जर्व कर सको। ऑब्जर्व करने के बाद हम माइंड में कुछ आइडियाज जनरेट करते हैं, कुछ गेस जनरेट करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। उन आइडियाज को, उन गेस को, विच मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस।
क्या बोलते हैं हम उसको, हाइपोथेसिस। फिर उन आइडियाज को लेके, उन ऑब्जर्वेशंस को लेके हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, राइट। उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आते हैं, हम उनसे कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई निचोड़ कि क्या कहना चाह रहा है एक्सपेरिमेंट, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद हमारे साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे कंक्लूजन हमारे आइडियाज को जो हमने सोचे थे ऑब्जर्वेशन लेने के बाद सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपके पास कंक्लूजन आए, अगर वो कंक्लूजन आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट भी वही कह रहा है और जो मैंने सोचा था शुरू में कि ये हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, वो भी सेम था, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली आगे जाके क्या बन जाती है, थ्योरी। क्या बन जाती है वो, थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। जैसे आपने एक फेमस थ्योरी के बारे में सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ये सोलर सिस्टम, हमारा यूनिवर्स, ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स कैसे बने थे, राइट। तो जब कोई हाइपोथेसिस को टाइम के साथ फिनोमेना जो होते हैं नेचर में वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ समय तक, तो वो क्या बनी रहती है, थ्योरी। एक लंबे समय के बाद जब हम देखते हैं कि बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनास इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई भी फिजिकल फिनोमेना ऐसा नहीं है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करे और उसकी थ्योरी को ना जस्टिफाई करे। अगर हमें ऐसा लगे कि ये जो चीज है ये ऑलवेज काम करती है, दिस इज ऑलवेज करेक्ट, तो आपकी थ्योरी यहां पे क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। क्या बन जाती है, लॉ। जैसे कि हमारे पास न्यूटन लॉज है, राइट। अगर बाय चांस आपके कंक्लूजन आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते, तो आपको वहां पे फिर से कुछ अलग आइडिया सोचने पड़ते हैं। उन अलग आइडियाज को लेके फिर से आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर से आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, फिर से आप चेक करते हो कि आपके कंक्लूजन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस टाइम एंड अगेन। यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स में बहुत अच्छी एग्जांपल है, हालांकि इस एग्जांपल को आप +1 में केमिस्ट्री में भी स्टडी करोगे। द फिनोमेना वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनमें से एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, पर बाद में वो थ्योरी उस पर फिट नहीं हो रही थी, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक नई थ्योरी को बर्थ दिया। बाद में उसको ओवर द टाइम जस्टिफाई भी करते गए। द नेम ऑफ द थ्योरी इज क्वांटम थ्योरी, ठीक है। फिजिक्स में ये चीज +2 में आएगी, राइट। यू हैव टू लिटिल वेट फॉर दैट, अगले साल पढ़ाऊंगा उसको। सो दैट्स ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड, जिसमें आप कोई भी चीज को जस्टिफाई करते हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। ओके फाइन, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिक्स, और इसके साथ जुड़े कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देख लेने हैं। फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर जो है वो जब भी गवर्न करती है कुछ लॉज फॉलो करती है, राइट। उन लॉज को डिस्कवर करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको आगे स्प्रेड करना, और वो लॉज नेचर के फिनोमेनास को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन सब की जानकारी रखना, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। सो इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड देयर मैनिफेस्टेशन इनटू फिजिकल फिनोमेनास। फॉर एन एग्जांपल बीइंग 10th स्टैंडर्ड में आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, विच इज अ नेचुरल लॉ, कि जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है इट ब्रेक्स अप इनटू 7 कलर्स विब क्योर। अब इस नेचुरल लॉ की मैनिफेस्टेशन क्या है, रेनबो, राइट। तो ये सब किसके अंडर पढ़ा था हमने, फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, राइट।
अब ये जो फिजिक्स की यात्रा है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो जर्नी है एक, इस जर्नी में बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस चीज की खोज में हैं हम यहाँ पे दो चीजों की खोज में हैं। नंबर 1 इज यूनिफिकेशन, नंबर 2 इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म में क्या होता है, बहुत सिंपली समझाता हूं आपको। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने बहुत सारी चीजें नेचर में ऑब्जर्व की और सभी चीजों की एक्सप्लेनेशन एक ही थ्योरी से है। दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, एकजुट, मतलब बहुत सारे फिनोमेनास हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट या थ्योरी या लॉ एक ही है। दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। अब एक एग्जांपल कोट करता हूं यहां पे मैं। जैसे हम कोई चीज ऐसे हाइट से छोड़ते हैं, इट फॉल्स डाउन, वी कॉल दैट फ्री फॉल। ठीक है, न्यूटन की स्टोरी यहाँ पे बड़ी फेमस है। एक ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल फॉल्स डाउन, तो उसको क्या बोला था, फ्री फॉल बोला था। ठीक है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, तो वो भी कहाँ गिरते हैं, जमीन पे। मोशन ऑफ मून और अदर सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स around the sun in solar system, the flow of tides into the ocean, high tides, low tides आती हैं जो, तो इन सब की एक्सप्लेनेशन, इन सब को जस्टिफाई करने वाली एक सिंगल लॉ, एक सिंगल थ्योरी है, दैट इज ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एनफ टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। तो यहां पे क्या किया, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल कॉन्सेप्ट यूज करके एक्सप्लेन किया, वी कॉल दिस यूनिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, ऐसी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं आपको। 18th सेंचुरी से पहले हमें पता है, हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ते थे, राइट। फिर 1837 में, आई गेस 1857 में, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक करंट कैरिंग वायर के साथ क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट किया था, या एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था वो, जिसमें उसने पाया कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कंपास जो है उसके पास रखी हुई वो डिफ्लेक्शन देने लगती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किससे है, मैग्नेटिज्म से है। तो हमने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को यूनिफाई कर दिया, इकट्ठा कर दिया, किस ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़े, जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन लें, ठीक है, उन सबको एक गिवन लॉज में या एक सिंगल थ्योरी में फिट करने की कोशिश करें, ताकि एक सिंगल थ्योरी या सम ऑफ द थ्योरीज यूज करके सारी नेचर को एक्सप्लेन किया जा सके, राइट। Let's come up to the second quest in the physics. The second quest in the physics is reductionism. Reduce करने का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज की गहराई में जाना। अब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, यू विल से दैट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। बहुत सिंपली, हम तो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। बेटा बहुत लेटर ऑन जाके, बहुत बाद में, अप्रोक्सीमेटली 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में जाके हमें ये पता चला था कि किसी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के मोशन से जुड़ा होता है। मतलब हम एक बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में जा रहे हैं। एंड व्हेन यू एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक थिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग, एक बड़े फिनोमेना को, एक बड़े स्केल के फिनोमेना को छोटे स्केल के फिनोमेना की हेल्प से एक्सप्लेन करते हो, यू कॉल दैट रिडक्शनलिज्म। तो टेम्परेचर किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। जब हमने ऐसा कर लिया था तो हमने वहां पे कौन सा क्वेस्ट पा लिया था, हमने वहां पे रिडक्शनिज्म पा लिया था। ठीक है, अब फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब है यहाँ पे कि फिजिक्स क्या क्या कवर करती है। सर कहाँ से लेके कहाँ तक चीजों को कवर कर सकती है। बेटा फिजिक्स इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि ये पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समा सकती है। जैसे अगर आप बात करो मास की, सबसे कम मास किस चीज का है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स का। और सबसे भारी चीज क्या है, खुद पूरा यूनिवर्स।
तो फिजिक्स के अंदर रहते हुए हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से लेके पूरे यूनिवर्स के मास तक चीजों को स्टडी कर सकते हैं, और हमारी डेली लाइफ की चीजें तो सारी इसी रेंज में आ गई। फिर अगर बात करें साइज की, यहाँ पे हम न्यूक्लियस से लेके, जिसको बहुत प्रॉपरली या बहुत अच्छे तरीके से अभी भी हमने माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ज्यादा नहीं देखा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक की, एटॉमिक लेवल तक की, न्यूक्लियस लेवल तक की ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वी आर स्टिल डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी। तो अभी के लिए मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास सबसे छोटी चीज क्या है, न्यूक्लियस, विच इज अबाउट द साइज 10⁻⁻14 मीटर्स से लेके पूरे यूनिवर्स का साइज विच इज 10⁻26 मीटर्स। इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, वो सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। फिर आ जाता है टाइम, कितना कम से कम टाइम ले सकते हो यहाँ पे, कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टडी कर सकते हो फिजिक्स के अंदर रहते हुए। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो किन घटनाओं को फिजिक्स जो है क्लोज कर सकती है, कवर कर सकती है। अगर मैं एक सिंगल न्यूक्लियस ले लूँ, किसी एटम का न्यूक्लियस ले लूँ, और मेरे पास एक लेजर लाइट है, तो इधर से अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ तो लाइट की एक रे को, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे छोटी चीज है, सबसे कम डिस्टेंस है, क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 सेकेंड्स। इतना कम टाइम भी हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। और हमारा पूरा सोलर सिस्टम किस पे टिका हुआ है, सन पे। सन है तो सोलर सिस्टम है तो हम हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ सन जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 सेकेंड्स। तो इन सारी रेंज में हम टाइम्स को फिजिक्स के जरिए क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट। इसमें आपके मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक के सारी चीजें कवर हो जाती हैं, राइट। उसके बाद क्या क्या एक्साइटमेंट्स हैं आपके लिए फिजिक्स में। अगर आज आप फिजिक्स पढ़ते हो तो इन फ्यूचर जाके आपको कौन कौन सी चीजें एक्साइट कर सकती हैं +1 के एंड में या +2 के एंड में। इफ आई आस्क यू व्हाट डिड यू फाइंड एक्साइटिंग इन फिजिक्स, तो जरूर आपके पास कुछ ये 2-3 एक्साइटमेंट्स होने वाली हैं। एक तो आप कहोगे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लॉज को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके मैं पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, यूनिवर्स की इतनी डिफिकल्ट चीजों को इतनी आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दैट यू कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बाय यूजिंग फ्यू लॉज, फ्यू कॉन्सेप्ट्स। दूसरा सबसे बड़ा जो एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, इट इज नेवर एंडिंग इंटरेस्ट। ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। आपको हर बार नई नई ऑब्जर्वेशंस मिलती जाएंगी, नई नई एक्सपेरिमेंट्स, नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे आपके सामने कि जो वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है इसके साथ कैसे डील करना है, कैसे आपने किसी की लाइफ को आसान बनाना है, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप करनी है, ठीक है। कोई मिस्ट्री है वो कैसे अनफोल्ड करनी है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन फिजिक्स। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी मिस्ट्री को अनफोल्ड करता है, वो उसकी लाइफ में उसको नोबेल प्राइज मिलने के बराबर होती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इज थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली लाने के लिए हम क्या डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज डेवलप करके फिर उसको किसके लिए यूज करते हैं, मैनकाइंड के लिए। तो जितनी ज्यादा आप फिजिक्स डेवलप करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाएगी। इफ यू रिमेंबर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर वाज एज बिग एज ए हॉल, एक हॉल के जितना बड़ा था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई, कंप्यूटर किस में समा गया, आपकी पॉकेट में। जी हाँ, मोबाइल फोन्स, राइट। तो ये सारी एक्साइटमेंट्स रहने वाली हैं फिजिक्स के अंदर। इसका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन है कि नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था, उन सभी के साथ फिजिक्स का रिलेशन है। यहां पे मैंने आपके लिए मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेशन समझाया है इसका। अब तक आपको ये पता चल चुका है कि फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आपको चाहिए लैंग्वेज के अलावा, मैथमेटिक्स। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉज को भी सिंपल इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो। Take it Newton's second law, take it universal law of gravitation, take it conservation of momentum। कितनी चीजें हैं जिनको आप सिंपल फॉर्मूला के थ्रू बता देते हो। तो वो सिंपल फॉर्मूला कहाँ से डेवलप करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करके, ठीक है। सो मैथमेटिक्स सर्व्स एज ए टूल टू एक्सप्लेन फिजिक्स। इट इज वन ऑफ द अदर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो भी चीज, जो भी मैटर हम स्टडी करते हैं,
अब मैटर को स्टडी करने के लिए एटम्स मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एक्सरे टेक्नोलॉजी, डायफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये सारी कहाँ डेवलप करते हैं हम? फिजिक्स के अंदर ही तो डेवलप करते हैं। इसका मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स को अच्छे से समझेंगे तो केमिस्ट्री भी अपने आप अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में है क्या? लिविंग चीजों को स्टडी करना। कहाँ से? एक पूरे मैक्रोस्कोपिक बॉडी से लेके माइक्रोस्कोपिक सेल्स और उनके ऑर्गेनेलिज तक। अब सेल्स और ऑर्गेनेलिज को देखने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। आपने बायोलैब में माइक्रोस्कोप्स देखे होंगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं या फिर लेटेस्ट जो हमने डेवलप किए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारे माइक्रोस्कोप्स हम किसको यूज करके, किन चीज़ों को यूज करके डेवलप करते हैं? फिजिक्स एंड द टेक्नोलॉजी। तो आपकी बायोलॉजी की स्टडी भी बेसिकली किस पे टिकी हुई है? फिजिक्स पे टिकी हुई है। तो इन सारी चीज़ों का फिजिक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे जैसे फिजिक्स इंप्रूव करती जाएगी, ये सारे सब्जेक्ट साइड बाय साइड क्या करते जाएंगे? इंप्रूव करते जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स टू मेक द स्टडी इजी एंड टू स्टडी अ लार्ज स्केल ऑफ फिनोमेना। जितने भी चीजें हमने पढ़नी है उनको इजीली तभी पढ़ा जा सकता है वी मेक द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने पूरी फिजिक्स को कुछ सर्टेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दीज आर एज ऑन द बोर्ड। सबसे पहली ब्रांच और सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ द बॉडीज। बट यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो मोशन है बॉडीज का दैट इज स्लो। स्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीरे है, हाँ एक लिमिट से कम है। क्या है वो लिमिट? लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट इवन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड से जब चीजें मूव करती हैं, वी कैटेगराइज देम, वी स्टडी देयर मोशन अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स। द नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं लाइट की नेचर और उसके प्रोपेगेशन के बारे में। लाइट की नेचर क्या है, कैसे प्रोपेगेट करती है, और उसके साथ जुड़े वेरियस फिनोमेनास को, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेनबो, रेडिश कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये सारे फिनोमेनास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बहुत सारी चीजें आपने इसके बारे में 10th में पढ़े भी हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज टोटली न्यू फॉर यू। हालांकि कुछ चीजों के बारे में आपने सुना है, थर्मोडायनेमिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं किसके? हीट और वर्क के। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं हीट इंजन्स को, रेफ्रिजरेटर्स को, जो कि आपकी डेली लाइफ का पार्ट हैं। हाउ डू दे वर्क, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स एंड लॉज दे वर्क, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये दो सब ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। लेटर ऑन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हमें पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ब्रांच को सेपरेटली नहीं पढ़ा जा सकता, सो वी यूनिफाइड देम। आई होप यू रिमेंबर द यूनिफिकेशन, ठीक है, समझाया था मैंने पिछली वीडियो में। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच, दिस इज द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। 1901 में डेवलप किया था। सबसे पहले इसके बारे में सुजेस्ट किया था मैक्स प्लैंक ने, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स थे, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिनको पुरानी थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो 1901 की एक कॉन्फ्रेंस में मैक्स प्लैंक ने सुजेस्ट किया कि वी शुड डेवलप अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। फॉर दिस रीजन द मैक्स प्लैंक इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? हम एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस के मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में, उनके मोशन के बारे में, और जो वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज रिलेटिविटी। इसको डेवलप किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, और फिर इसमें एडिशन की थी 1915 में। दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील करती है विद द मोशन ऑफ बॉडीज, बट इसमें जो बॉडीज हैं दे विल बी मूविंग एट ए स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर किसी बॉडी की मोशन के दौरान स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में है या उतनी है, तो उसके ऊपर न्यूटन के जो लॉज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होते। वहां पे हमें इस थ्योरी को डेवलप करना पड़ा, विच इज नोन एज रिलेटिविटी।
इस थ्योरी का इस्तेमाल आपकी डेली लाइफ में होता है, जैसे आपके फोन में जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम होते हैं, तो जिन सैटेलाइट्स के थ्रू आपका फोन नेविगेशन या जीपीएस सिस्टम को हेल्प करता है काम करने में, या वो चीजें आपके फोन पे काम करती हैं, तो वहां पे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते वक्त इस ब्रांच की हेल्प ली जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स। इसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स जो है वो ब्रांच हम +1 में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये दो ब्रांचेस हम +2 के अंदर पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी कॉलेज लेवल की फिजिक्स में आते हैं, राइट? थैंक यू।